नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रुद्रप्रयाग में सेना की कैंटीन में अचानक लगी आग के चलते भारी नुकसान हुआ है। आग से 3 करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख हो गया है। आज शाम को मराठा रेजिमेंट की कैंटीन में अचानक से आग लग जाती है। जब तक जवान कुछ समझ पाते तब तक आग फैल चुकी थी। हालांकि जवानों ने खुद ही आग को बुझाने की कोशिश शुरू की और कैंटीन के सामान को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया, लेकिन फिर भी आग ने काफी सामान अपनी आगोश में ले लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी होगी। वहीं मामले में अभी तक सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रुद्रप्रयाग से सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपके पास क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। बड़ा नुकसान जो है सेना की कैंटीन का हुआ है, क्योंकि चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जिलों के जो पूर्व सैनिक हैं वो जो है इस कैंटीन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है अचानक से जो है आज आग लगी और आग लगने के कारण जो सामान जो है सेना का वहाँ पे रखा रहता है अपने पूर्व सैनिकों के लिए, उसका जो है बड़ा नुकसान वहाँ पे हुआ है। करीबन जो है बताया जा रहा है 3 करोड़ का करीबन नुकसान बताया जा रहा है। और जो आग लगी उसके बाद जो है जो दमकल की गाड़ियां थी वो वहां पर पहुंची और उसके बाद काफी मशक्कत के बाद जो है इस आग पे काबू पाया गया, लेकिन काफी नुकसान जो है बताया जा रहा है सेना को हुआ है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून के राजपुर इलाके में मसूरी रोड पर एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें देखिए आप, घर में अचानक से आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। बाद में दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मसूरी विधानसभा के नया गांव में सीएम धामी के लिए अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके साथ मसूरी के विधायक गणेश जोशी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके बल पर बीजेपी मिथक तोड़ने में कामयाब रही और दोबारा भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने को लेकर संकल्पबद्ध हैं। चंपावत सीट को लेकर सीएम धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ने ये सीट छोड़ दी और अब गहतोड़ी का कद राज्य की राजनीति के साथ ही जनता की नजर में और बढ़ गया है। सीएम पुष्कर धामी के लिए सबसे पहले उपचुनाव में अपनी विधानसभा में सीट छोड़ने का ऐलान कैलाश गहतोड़ी ने किया था, जो इस समय राजनीति का नया केंद्र बन गए हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद सीएम धामी टनकपुर की जनसभा में कह चुके हैं कि जब एक ग्राम प्रधान सीट छोड़ने में सोचता है, ऐसे वक्त में गहतोड़ी ने विधानसभा सीट से ही इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार आपका लोगों ने इनको चुनकर भेजा। ये हमारा सौभाग्य है, मेरे क्षेत्र का सौभाग्य है। आग्रह को स्वीकार किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, संगठन ने, और इस क्षेत्र के देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा कि इस क्षेत्र का भला होने का होगा। विधायक गहतोड़ी का मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने के फैसले के बाद जनता का उनके प्रति नजरिया ही बदल गया। अब उनका कद पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। मालूम चला उसी समय उन्होंने हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट को छोड़ दी। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो उनको 6 महीने का कार्यकाल था वो इतना अच्छा था कि हम सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो विधायक हैं कैलाश गहतोड़ी जी, उनका जो त्याग है वो सर्वोपरि है। और जो हमारी विधानसभा चंपावत क्षेत्र की जनता है वो उसके लिए हमेशा सदा उनकी आभारी रहेगी। और अगर धामी जी हमारे क्षेत्र से आते हैं तो हमारी जो छोटी सी विधानसभा चंपावत है उसका इतना विकास हो जाएगा, यहाँ पे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और जो जहाँ पे जो असुविधाएं हैं उस क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री आने पर सारी सुविधाएं यहाँ पे हमको मिल पाएंगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि धामी जी हमारे क्षेत्र से लड़ने आए हैं। हम भारी बहुमत से उनको यहाँ से एक विजय दिलाएंगे और ऐतिहासिक विजय होगी। बीजेपी संगठन ने कैलाश गहतोड़ी को पहले उपचुनाव संयोजक बनाया और अब सीएम धामी ने गहतोड़ी को मुख्यमंत्री प्रतिनिधि बनाकर जता दिया है कि चंपावत की जनता को जो उम्मीदें अपने पूर्व विधायक से थी उसे अब सीएम धामी पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के छात्रों को वेद, पुराण, रामायण, गीता और उपनिषद भी पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि इन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और उनकी राय के बाद इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के इतिहास को भी सिलेबस में शामिल किया जा सकता है, जिससे छात्रों को राज्य के वीरों और शहीदों के बारे में जानकारी मिल पाए। तो हम भी अपने राज्य में अपना उत्तराखंड का इतिहास से लेके हमारी जो वीर यहाँ पे वीरों का इतिहास है उसको लेके ये सारी चीज़ों का समायोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। और वेद हो गया, उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, हमारे छात्रों को इसका ज्ञान भी हो। इसके लिए हम एक बार पब्लिक वोमेन से कुछ डोमेन से जो है लोगों से पूछ रहे हैं कि हम इसको कैसे समायोजित कर सकते हैं, और निश्चित रूप से अपने छात्रोों को इसका ज्ञान भी जरूर होना चाहिए। भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरव पूजन के साथ केदारनाथ का आगाज हो गया। लोक मान्यताओं के मुताबिक शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजन के बाद भैरवनाथ केदारपुरी के लिए रवाना हो जाते हैं। भैरव पूजन के पावन मौके पर आचार्यों के वेद ऋचाओं और आर्मी की बैंड धुनों से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो रहा है। आर्मी की बैंड धुनों पर सैकड़ों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ की भक्ति में डूबकर नृत्य करते हुए नजर आए। इस मौके पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। सोमवार को केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ के लिए रवाना होगी और विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए 5 मई को केदारनाथ पहुंचेगी। उत्तराखंड में 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। सोमवार से देवडोलियां भी धामों के लिए रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड के चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं। हर साल शीतकाल में कपाट बंद होते ही देव डोलियों को शीतकालीन प्रवास स्थलों पर बनाए गए मंदिरों में लाया जाता है। शीतकाल की पूजा अर्चना इन्हीं मंदिरों में होती है। ठीक इसी तरह जब कपाट खुलते हैं तो देव डोलियां शीतकालीन मंदिर से धामों के लिए रवाना होती हैं। सोमवार को मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा से रवाना होगी और 3 मई को गंगोत्री धाम पहुंचेगी। 3 मई को ही खरसाली से रवाना होकर मां यमुना की डोली भी यमुनोत्री धाम पहुंचेगी, जहां 11:15 बजे गंगोत्री धाम तो 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। और यहाँ से जो है 3 मई को प्रातः जो है 8:15 बजे शनि महाराज जी के साथ में मां यमुना की जो डोली रहेगी वो जो है प्रातः यहाँ से प्रस्थान करेंगी और 12:15 बजे जो है मंदिर श्रद्धालुओं के लिए जो है दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। 2 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली भी अपने शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ से रवाना होगी, जो गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड होते हुए 5 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 6 मई की सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं भगवान बद्री विशाल की डोली 6 मई को अपने शीतकालीन प्रवास स्थल जोशीमठ से रवाना होगी और 7 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और 8 मई की सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से यात्रा को लेकर के जो भी तैयारियां होनी चाहिए थी वो पूर्ण कर ली गई हैं और जो हमारे मंदिर समिति के जो अग्रिम दल है वो पूर्व में ही वहाँ श्री केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में पहुँच चुके हैं। उनके स्तर से जो वहाँ पर साफ सफाई है, मरम्मत के कार्य है, रंग रोगन है, इस प्रकार के जो भी काम होते हैं वो सब पूर्ण कर लिए गए हैं। देव डोलियों की ये प्रवास यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा होती है। यात्रा के इन पलों का साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब खबर हल्द्वानी से, जहां पर 2 पक्षों के बीच हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हो गया। काठ गोदाम में कुछ हनुमान चालीसा का पाठ कर घर लौट रहे लोग और इसी दौरान कुछ बाइक सवारों ने उन पर पत्थर और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। पूरे मामले की खबर हिंदू संगठनों को मिलते ही बखेड़ा खड़ा हो गया। संगठनों ने पुलिस को सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड
कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया। और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। कुछ लोगों ने पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे तो आपस में कुछ तकरार हुई। इनमें पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे एफआईआर कायम की गई है और इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें अभी तक 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नैनीताल के जोलीकोट में नैन्सी कॉन्वेंट में आज जमकर हंगामा हुआ। स्कूल की छात्राओं ने प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध किया। नर्सिंग छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनका प्रबंधन उत्पीड़न कर रहा है, उनके मोबाइल की चैटिंग पढ़ी जा रही है। वहीं छात्राओं के हंगामे की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मीडिया को गेट पर ही रोककर ताला जड़ दिया गया और कॉलेज में हंगामा चलता रहा। करीब 3 घंटे बाद मामला किसी तरीके से शांत हुआ। हालांकि कॉलेज प्रबंधन इसे छोटी घटना बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। वहीं पुलिस ने कहा है कि कुछ लड़कियों का फोन आया था, उनकी कुछ मांगे थी, जिसे मौके पर पहुंचकर दोनों ने समझौता करवाकर शांत करवा दिया गया। दूसरा, उनको मोबाइल वो दिन में मांग रहे हैं कि शाम को मिल जाए। हम सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक मोबाइल दे देते। पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करते कि उनको दिन भर अलाउ दिया जाए। और ये सब उनकी फ्रस्ट्रेशन है, मोह इकट्ठा हो गया, हो सकता है नहीं सेटिस्फाई हो पाए। नैन्सी कॉन्वेंट की स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था मेरे लिए कि हम लोग कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर आ जाएँ। तो हम आए थे, लड़कियों से बात करी तो उनकी कुछ मांगें थी। उस संबंध में जो यहाँ के एमडी साहब थे और फैकल्टी थी उनको बात कराई और वहाँ पे दोनों को आपस में बात करा दी थी, जहाँ पर एमडी साहब ने कुछ मांगे थी, उनकी मांगी हैं और फिर स्टूडेंट्स ने अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी। उत्तराखंड में मई में पारा 40 डिग्री तक जाने की आशंका है। मार्च और अप्रैल में पड़ी गर्मी को मौसम वैज्ञानिक भी सामान्य से ज्यादा बता रहे हैं। हालात ये हैं कि गर्मियों में इस बार पूरा मार्च और अप्रैल का सीजन ड्राई रहा और ये सिलसिला पूरे मई में देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मई जून में भी सामान्य से ज्यादा तापमान रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि मई का पहला हफ्ता थोड़ी राहत दे सकता है। अगले 2-3 दिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन इसके बाद तापमान बढ़ता हुआ नजर आए। मई की अगर ओवरऑल बात करें, जो हमारा हेडक्वार्टर से जो आता है मंथली रिव्यू, तो उसके अनुसार जो मई में भी जो अभी लग रहा है कि तापमान जो है अधिकतम जो तापमान है सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। अप्रैल की बात करें तो जो सामान्य से जो है 80% कम वर्षा, लगभग जो है 80% से कम वर्षा मिली है अप्रैल में। ऐसे मार्च में भी काफ़ी जो है कम वर्षा मिली थी। देहरादून में टूरिस्ट प्लेसेस में इन दिनों लोगों के जबरदस्त पहुंचने की तस्वीर सामने आ रही है। रोबर्ट्स-केप, शास्त्रधारा जैसे पर्यटक स्थल इन दिनों गुलजार हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का यहां पर पालन भी करवाया जा रहा है। उत्तराखंड में वीकेंड पर लोग जमकर मस्ती करते दिख रहे हैं। मसूरी, देहरादून के टूरिस्ट प्लेस इन दोनों पर्यटकों से गुलजार हैं। हालांकि यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करवा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नो मास्क नो एंट्री जैसे बोर्ड्स तो दिख रहे हैं, लेकिन सैलानी इनका पालन नहीं कर रहे। अभी हम अपने तरफ से तो मैडम पूरी तरह से हम किसी को बगैर मास्क की एंट्री नहीं दे रहे। आगे जाके ये लोग कुछ करते हैं वो हमें पता नहीं, ठीक है। वैसे मैडम लोग बैठे हैं वो चालन कर रहे। लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में वो पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं और यहाँ आकर उन्हें सुकून मिल रहा है। कोविड के खतरे के डर से कब तक घर पर रहें। अभी जो है यहाँ पे कोई जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ रॉबर्ट्स-केप में जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऐसी पानी की जगह ढूंढने के लिए फिर यही आना पड़ा। व्यवस्थाएं तो ठीक है, पार्किंग की भी ठीक ही है, बाकी अभी अंदर जाके देखते हैं कि अंदर कैसा है। हालांकि कोविड का खतरा तो बना ही है। ऐसे में लोगों की बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए कहीं न कहीं चुनौती बन गई है। ऐसे में खुद ही संक्रमण से बचना आपकी भी जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 30% लड़कियां और महिलाएं सिगरेट और नशे की आदी हैं। ये बात सामने आई है स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते आओ गांव चले उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें अभियान शुरू किया गया है।
उत्तराखंड में 25% से ज्यादा लोग तंबाकू के सेवन की वजह से कैंसर जैसी बीमारियों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और उससे भी खतरनाक ये उन लोगों के लिए है जो खुद तो सिगरेट तंबाकू नहीं पीते लेकिन ऐसे लोगों के संपर्क में है जो तंबाकू के आदी हैं। ऐसे में अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने आओ गाँव चलें उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें अभियान शुरू किया है। देखिए, अभी जो आंकड़े हैं कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 28% लोग तंबाकू बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं। फिर हर गांव तंबाकू मुक्त कैसा हो, हर विद्यालय को तंबाकू मुक्त कैसे करवाया जाए। 31 तारीख को विश्व तंबाकू दिवस आता है, उस दिन हम 5 लाख लोगों से शपथ इसमें लेवाएंगे। NRHM की डायरेक्टर बताती हैं कि 32% लड़के और 30% लड़कियां सिगरेट तंबाकू पीते हैं। उत्तराखंड में कुल आंकड़ा 26.5% तक पहुंच चुका है। देखें तो करीब बॉयज़ 32% है और गर्ल्स 30% है, तो मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लड़के भी उतना स्मोक कर रहे हैं जितनी लड़कियां स्मोक कर रही हैं। तो 32% ऑफ एडोलेसेंट की बात करें तो बहुत बड़ा, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं अराउंड 30 लाख ये निकलते हैं, तो 30 लाख में से 30% स्मोक करना बहुत बड़ा नंबर है अगर आंकड़ों में डालें। अगले 1 महीने तक गांव-गांव में लोगों को नशे और तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बिजली संकट से जूझ रहे उत्तराखंड में बिजली खपत को कम करने के लिए लोगों से बिजली का सीमित उपयोग करने की अपील की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालय खाली पड़े हैं लेकिन पंखों के स्विच ऑन हैं। यह हालात सिर्फ एक कार्यालय का नहीं है बल्कि ज्यादातर कार्यालयों में इसी तरीके की तस्वीर है, चाहे वो नगर निगम का ऑफिस हो या वन विभाग का दफ्तर या फिर तहसील में SDM ऑफिस, हर जगह इसी तरीके से बिजली का दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि सभी विभागों से बिजली का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की जा रही है। यहाँ बिजली का संकट चल रहा है तो सब लोग अपने अपने यहाँ जो है अनावश्यक रूप से जो हमारे यहाँ जो लाइट्स चलती हैं या बिजली के उपकरण चलते हैं उनको कम से कम जलाएं, कोशिश करें कि बिजली बचाएं। नैनीताल का टीबी अस्पताल एशिया का सबसे बेहतरीन अस्पतालों में से एक था। कभी 378 बेड वाले इस अस्पताल में कमला नेहरू और महादेवी वर्मा ने अपना इलाज करवाया था, लेकिन ये अस्पताल आज खस्ता हाल है और यहाँ जाने वाली सड़क का तो और भी बुरा हाल है। गेट से लेकर पूरे अस्पताल में सड़क पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे आने जाने में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही शिकायत के बाद DM जल्द ही सड़क को बनाने की बात कह रहे हैं। कोविड के लिए हम CCC सेंटर्स हम लोग वहाँ पे बनाएंगे और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने इसको ठीक भी किया था, लेकिन अब दोनों कामों के लिए, चाहे कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करना हो या फिर हमारे टीबी के पेशेंट्स को ट्रीट करना हो, तो दोनों में बहुत बढ़िया अब काम आ रहा है। और सड़क की जो बात है हम इसको इस आगामी इस सत्र में हम लोग उसको ठीक करेंगे। चमोली के बिरही निजमुला मार्ग पर मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए गोपेश्वर अस्पताल में ले जाया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब पगना गांव से बिरही की ओर आ रही मैक्स गाड़ी गधेरा पुल के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सूचना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।